नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे या जानेंगे हम श्री गंगोत्री धाम के बारे में, वहाँ की यात्रा कैसे हो सकती है और वहाँ के दर्शन के बारे में। वीडियो को शुरू होने करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक गीता का उपदेश है काफ़ी अच्छा, जो आपको सुनना चाहिए। यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप इसको अपने ध्यान में से सुनिए और अपने ऊपर लागू करिए, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। मनुष्य का यह स्वयं का कर्तव्य है, मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपना पतन कभी ना होने दे और वह अपना स्वयं ही उद्धार करे। मनुष्य ही अपना मित्र है और अपना शत्रु भी। अगर मनुष्य अपने अहम, अपने मन, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर ले तो स्वयं में ही अपना मित्र बन जाता है। अगर वह इन सब चीज़ों को अपने बस में ना कर पाए और वह चीज़ें उसको अपने बस में कर लें तो ये समझ लो कि वह आदमी अपने लिए ही शत्रु बन जाता है, तो वह आदमी कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस उपदेश के बाद अब हम शुरुआत करते हैं श्री गंगोत्री धाम के बारे में। उत्तराखंड में स्थित 4 धामों में से एक श्री गंगोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर जो ये गंगोत्री मंदिर आप सामने देख रहे होंगे, ये बिल्कुल सफ़ेद ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है। और यहाँ से जब मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर गौमुख है, जहाँ से माता गंगा का उद्गम स्थल है। यह जो मंदिर है ये भी बिल्कुल पहाड़ों के बीच में स्थित है। 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पहले ऐसा था कि वहाँ पर गौमुख ही है, और हम सभी लोग जानते हैं कि ये मंदिर 18वीं शताब्दी में बना है। और प्रत्येक वर्ष मई जो अक्षय तृतीया होती है, अप्रैल लास्ट या मई में जब स्टार्ट होता है तब अक्षय तृतीया आती है, तब ये मंदिर खुलता है। और मई से लेकर अक्टूबर के महीने के बीच में ही यहाँ पर ये मंदिर खुला रहता है। और इसी बीच में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आते हैं, गंगोत्री मंदिर में दर्शन करते हैं, और उसके बाद जो भी वहाँ पर जाते हैं उनका मेन मुद्दा ये होता है कि हमें जाना है गौमुख, जहाँ से गंगा माँ का उद्गम स्थल है। और मैंने आपको बताया जैसे कि यह मंदिर अक्षय तृतीया को ही खोला जाता है पूरे धूमधाम से। और इस मंदिर की एक खास बात यह भी है, यह मंदिर भी लगा लो 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद होता है। यह मंदिर अक्षय तृतीया जो कि मई महीने में आता है तब पूरे धूमधाम से खोला जाता है। और दीपावली वाले दिन शाम की आरती के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। ठीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो राजा भगीरथ थे, आप लोग सभी लोग जानते हों, वो ये जो मंदिर बना हुआ है वहीं पर एक चट्टान है, उसी चट्टान पर बैठकर उन्होंने तपस्या करी थी। और वो चट्टान अभी भी वहीं है, बिल्कुल उसके मंदिर के बगल में ही है। अगर आप लोग कभी जाना तो देख लेना, वहाँ सामने ही आपको दिख जाएगा। वहाँ का लिखा हुआ सारी चीज़ें पूरी डिटेल्स में आपको समझाई गई हैं। मंदिर जैसे मैंने बताया, ये मंदिर जो है सफ़ेद ग्रेनाइट का बना हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं वीडियो में भी। बिल्कुल मतलब इतना सफ़ेद। और जब 18वीं शताब्दी में इतना 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये सारे ग्रेनाइट पत्थर को पहुंचाना बहुत बड़ी बात रही होगी। किस तरीके से पहुंचाए, क्योंकि 1980 में तक तो वहाँ पर कोई सड़क ही नहीं थी। 1980 के बाद तो वहाँ पर सड़क का निर्माण हुआ, तो उससे पहले वहाँ पर ये इतने सारे ग्रेनाइट पत्थर का पहुँचाना और एक मंदिर का निर्माण करना, यह बहुत ही कठिन कार्य रहा होगा। अब बात करते हैं वहाँ पर इसके अलावा एक शिवलिंग भी है। यहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग है जो हमेशा पानी में जलमग्न रहता है।
आप लोगों ने इसका एक रहस्य सुना होगा। वहाँ पर एक शिवलिंग है जो कि पानी में हमेशा जलमग्न रहता है, और वहाँ सिर्फ जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जब बर्फ़बारी हो जाती है, तो सब कुछ एकदम जम जाता है। जब पानी का स्तर बिल्कुल कम हो जाता है, अभी आपको वीडियो में भी शायद दिखाई देगा वो जो शिवलिंग के बारे में बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखना। तो वो वीडियो में अभी आएगा एक शिवलिंग जो कि मतलब थोड़ा सा ही दिखता है, मतलब ये हर साल भी नहीं दिखता है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं इसको दिखने के। तो ये किसी ने ये फ़ोटो कैद कर ली थी, तब ये फ़ोटो मिली मेरे को। मैंने काफ़ी मेहनत की इसके लिए, तब जाकर ये फ़ोटो निकाल के लगाए हैं। तो ये शिवलिंग है जो कि मतलब कि पानी में हमेशा डूबा रहता है, लेकिन कुछ जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, पानी बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल बर्फ़ जम जाती है, तब जाकर ये शिवलिंग पानी से बाहर आता है। अब गंगोत्री का इतिहास ये है कि वैसे इस मंदिर का निर्माण तो 18वीं शताब्दी में हुआ है। लेकिन एक बात ये भी है, इसका जो इतिहास अगर हमारा जो वैज्ञानिक आधार पे देखा जाए, तो इसका जो हिस्ट्री है वो 1200 से ज़्यादा पुराना माना जाता है। उस 1980 के बाद ही यहाँ पर सारी सड़क का निर्माण स्टार्ट हुआ था। उससे पहले तो सब लोग पैदल यात्रा ही करते थे। यहाँ पर जैसे कि नॉर्मली आप गर्मी की बात कर लो, मई से अक्टूबर की बात करते हैं। अगर मई से अक्टूबर की बात करते हैं तो गर्मी बहुत ही, ये होता है कि दिन में गर्मी होती है लेकिन रात को सर्दी हो जाती है। दिसंबर से लेकर मार्च तक तो बर्फ़ से हमेशा एकदम बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। और ये जो आप वीडियो में अभी देख रहे हैं, ये अक्षय तृतीया के दिन की फ़ोटो है। उस टाइम जो है ये वहाँ पर मतलब पूजा होती है, उसके बाद ही मंदिर को खोला जाता है। तो ये उस टाइम ही मंदिर सजाया जाता है। और यहाँ पर जो है आपको मंदिर के आसपास, वैसे भी उत्तराखंड कहीं भी चले जाओ, चारों तरफ से जंगल ही जंगल है। तो वहाँ पर देवदार देवदार के वृक्ष अगर आपने सुने होंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो पहाड़ हैं, जो आसपास जहाँ पर ये मंदिर बसा हुआ है, उस पहाड़ के आसपास अगर आप देखोगे, जो पहाड़ हैं उन्हें संतोपथ के नाम से जाना जाता है, मतलब स्वर्ग का पहाड़, या ये कह लो कि वहीं से स्वर्ग का रास्ता निकलता है। ये वही संतोपथ है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जो केदारनाथ के ऊपर मैंने बनाई हुई है, उसमें भी मैंने इस पहाड़ का जिक्र किया हुआ है कि जब पांडव थे तो वो यहीं से, जो युधिष्ठिर थे, इनको स्वर्ग का रास्ता यहीं से मिला था। इसी पहाड़ के जरिए ही वो स्वर्ग के रास्ते पे जा पाए थे। अब आते हैं यहाँ से भागीरथी नदी निकलकर, जहाँ से मतलब गौमुख से गंगा निकलती है, उसके बाद वो वहाँ से तो भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है। आगे निकल कर इसी यहाँ पर एक केदार गंगा भी है, उनमें मिल जाती है। मतलब यहाँ पर ऐसे हैं कि ज़्यादातर नदियाँ आपको कहीं ना कहीं मिलती हुई नज़र आएंगी। जैसे कि यहाँ से गौमुख से निकलेगी भागीरथी नदी निकलती है, उसके बाद आके ये केदार गंगा से मिलती है। ऐसे कई सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो पहाड़ों में से ही निकलती हैं, पहाड़ों में ही किसी न किसी नदी से मिल जाती हैं। अंत में लास्ट में जाकर वह एक बड़ी गंगा नदी ही बनती है। लेकिन छोटी छोटी नदियाँ या बहुत छोटी छोटी धाराएँ आपको नॉर्मली आप झरना या कहीं से भी देखोगे, आपको वहाँ पर ईजिली आपको मिल जाएगा। ये देखिए जो सामने बिल्कुल ये आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, ये सामने से ही बिल्कुल एक नदी बहती है। यही है, मतलब ये जहाँ गंगोत्री माँ ये मंदिर बसा हुआ है, उसको बिल्कुल सामने से ये नदी बहती है। और ये वही गंगा नदी है जो जिसके लिए मंदिर भी बनाया गया है। और इस मंदिर के आसपास कुछ ऐसे पेड़ पौधे या जीव जंतु मिल जाते हैं आपको, या फिर ये कह लो कि जानवर भी ऐसे विलुप्त। और पेड़ पौधे तो वैसे मतलब वैसे भी है, वहाँ पे फूलों की घाटियाँ भी हैं। कुछ ऐसे फूल पौधे या जैसे कि जड़ होती हैं या फिर जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें पहाड़ों में बेसिकली पाई जाती हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है कि यहाँ पे जो प्रजातियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, आपको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने कभी रेयर चांस में देखा ही नहीं होगा।
तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को ईज़िली मिल जाती हैं, इसीलिए लोग वहाँ पर जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए। काफ़ी अच्छे-अच्छे पहाड़ भी हैं वहाँ पे। ये आप नज़ारा देख सकते हैं, कितना अच्छा नज़ारा है, पानी बह रहा है, चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़ है। और ये पानी इतना ठंडा होता है जैसे कि अगर आप एक बार नहा लें तो आपके शरीर में अगर उस आपको स्किन प्रॉब्लम अगर होती है, काफ़ी सारी चीज़ ठीक हो सकती है। तीर्थ यात्रा का मतलब समय ये है, मतलब कि ये लगा लो जब मंदिर अपना खुलता है, मई से लेकर अक्टूबर या फिर अप्रैल लास्ट लगा लो, फिर लास्ट नवंबर जब से दिवाली ख़त्म होती है उसके बाद से मंदिर बंद हो जाता है। और इस मंदिर के आसपास आपको आसानी से धर्मशालाएँ, होटल और ज़्यादा नहीं तकरीबन 1000-2000 रुपये में आपका काम चल जाएगा अगर आप नॉर्मल तरीके से चलो। ये देखो इस शिवलिंग की मैं बात कर रहा था, ये वो शिवलिंग है, इस शिवलिंग की मैं बात कर रहा था। जब ये पानी कम हुआ है तब ये निकल के आया है बाहर, नहीं तो ये जनरली दिखता ही नहीं है और बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गंगोत्री के पास। गंगोत्री के पास ही गौमुख स्थित है। गौमुख जो कि गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना है। ग्लेशियर आप जानते हो एक पहाड़ का हिस्सा है, जो पहाड़ का जो पानी रिसता रहता है, धीरे धीरे रिसता रहता है। वो पानी मतलब ये पहाड़ों में जैसे पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो वो जो बर्फ़ होती है वो धीरे धीरे पिघल रही होती है, इसलिए पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल भी गंगोत्री के पास ही माना जाता है, जहाँ पर गंगा का नदी का उद्गम स्थल है। वहाँ पर वहाँ का जो इतना जहाँ से गौमुख से जहाँ गंगा का उद्गम स्थल है वहाँ पर अगर कहते हैं जो एकदम बिल्कुल बर्फ़, ये लगा लो हम जो पानी निकल रहा होता है वो बिल्कुल बर्फ़ होता है। वहाँ पर नहाने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। और ये मंदिर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर और आप यहाँ पे ये पैदल यात्रा भी होती है और आप घोड़े के ज़रिए भी यात्रा कर सकते हैं। जैसे जनरली हर जगह होता है कि पहाड़ों पर अब गाड़ी तो जा ही नहीं पाती है, तो आप नॉर्मली आप पैदल यात्रा कर सकते हो या फिर आप घोड़े या फिर घोड़े के द्वारा आप वहाँ तक गौमुख तक आप पहुँच सकते हो। और एक ख़ास बात ये भी है कि जो गौमुख है, अभी वो इसकी फ़ोटो आएगी, आप सामने से देखना एक बार कि जो गौमुख है वो बिल्कुल मतलब आप सामने खड़े होंगे तो एक तकरीबन 8 से 10 फीट का एक छोटा सा पहाड़ दिखेगा, उसमें से एक मुख दिखाएगा, उस मुख में से पानी बाहर आ रहा होगा। लेकिन ये नहीं, ना उसके आसपास ना ही कोई नदी है, ना ही कोई झरना है, कुछ भी ऐसा नहीं है उसके आसपास। लेकिन उस पानी आता कहाँ से, अभी तक वैज्ञानिक इसका खोजी कर रहे हैं, लेकिन वे अभी तक ये नहीं ढूंढ पाए कि पानी आखिर में आता कहाँ। लेकिन पानी जो निकलता है ये ज़मीन से ही पानी निकलता है। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि 5000 मीटर अगर पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर अगर आप चले जाओ तो इतने ऊपर, एक तो पहाड़ पे चले जाओ, उसके बाद ज़मीन से पानी कैसे निकल रहा है, यह भी एक बहुत ही वैज्ञानिक ही अगर इसके तह तक जाने की कोशिश करें तभी पहुंच सकते हैं। एक जैसे ये आप देख रहे हो मंदिर को सजाया गया है, गंगोत्री मंदिर को, तो ये है जब दीपावली आती है तो उसकी पूजा काफ़ी अच्छे से पूजा होती है। और मतलब दीपावली के समय काफ़ी अच्छे से पूजा करने के बाद ही इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। और जो इस मंदिर में जो मूर्ति है, जो गंगोत्री मंदिर में जो मूर्ति रखी जाती है माँ गंगा की, उस मूर्ति को वहाँ पर एक गांव है जिसे मुखपा गांव के नाम से जाना जाता है, उस मंदिर को वहाँ से उठा, क्योंकि 6 महीने फिर मंदिर बंद हो जाता है तो 6 महीने तक कोई भी मतलब वहाँ पे नहीं जाता है। तो उस मंदिर और मतलब ये है कि वहाँ पर सब कुछ बंद कर दिया जाता है, कोई भी आवाजाही नहीं होती। तो ये है कि आप उस जो मूर्ति है उसको उठाकर मुखबा नाम के गांव में लाया जाता है और 6 महीने तक वहीं पे ही इस मूर्ति की पूजा पाठ किया जाता है। और उसके बाद जब ये अप्रैल लास्ट या मई में जब मंदिर खुलता है तो पूरा विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने के बाद ही मंदिर को दोबारा स्थापित किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप इतनी दूर जा रहे हो, पहले तो ये है करते हैं डिस्कस कि आप जाओगे कैसे। जाने के लिए देखो मेजरली अभी आपको इसमें मैंने नक्शा भी लगाया है उस वीडियो में काफ़ी सारे।
आप उसमें भी देख कर आप कर सकते हो। तो ये है कि आप कहीं से भी ईजिली आप गंगोत्री धाम पहुंच सकते हैं। और आप अगर आप ऋषिकेश से जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, क्योंकि ऋषिकेश से अगर आप ये लगा लो, अगर आप ऋषिकेश पहुँच गए, ऋषिकेश से आप कहीं भी जा सकते हो। केदारनाथ धाम जा लो, वहाँ से डायरेक्ट बस मिलती है, फिर बद्रीनाथ भी वहीं से मिलती है, वहाँ से आपको गंगोत्री की बस मिलती है। तो ऐसा है कि ये 3 जगह तो ऐसी हैं, आपको कहीं चेंज नहीं करनी है, यहाँ से आप डायरेक्ट बस मिल सकती है। फिर आप अगर गंगोत्री जाना चाहते, ये आप ये देख सकते हैं, ये मेरे को बहुत ही मुश्किल से ये फ़ोटो मिली है माता गंगोत्री की, जो है मैंने बहुत ढूंढा, 3-4 फ़ोटो ही ढूंढ पाया, क्योंकि मेजरली ऐसा होता है कि फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होते, और फ़ोन अलाउड भी नहीं होना चाहिए मंदिर में जाते समय। तो फ़ोटो तो बहुत ही मुश्किल से रेयर निकल आती हैं। तो ये फ़ोटो मेरे को मिली, और 2-3 फ़ोटोज़ और हैं, हालांकि फ़ोटो सिर्फ यही हैं। और काफ़ी अचंभित करने वाली फ़ोटो है, क्योंकि माँ गंगा की फ़ोटो मिलना बहुत ही वो था, क्योंकि माँ गंगा तो एक जलमय है। इनके एक अगर एक मूर्त बनाना है, तो एक ये है कि जो जलमय है उनकी मूर्ति, ये आप देख सकते हैं दूसरी गंगोत्री टेम्पल में जो मूर्ति है उसकी बात करते हैं। इसके अलावा इतनी दूर अगर आप गए हो गंगोत्री पहाड़ के आसपास, तो यहाँ पर कुछ घूमने की जगह हैं, जैसे काफ़ी सारे फेमस पहाड़ हैं, जैसे कि हनुमान टिब्बा पर्वत है सामने ही बिल्कुल। एक यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है, जैसे कि घूमने की जगह अगर मान लो तो एक भैरव घाटी है। भैरव घाटी अगर आप जाते हैं तो यहाँ से ज़्यादा नहीं 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है मंदिर के पास। और वहाँ पर जाने के बाद आपको जो भैरव घाटी ये है कि चारों तरफ से पहाड़ मिलेंगे, और जो पहाड़ हैं वो हिमालयन पहाड़ हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर भी पहाड़ों के नाम अलग अलग आते हैं, जैसे कि भैरव घाटी में आप जाओगे तो हिमालय पर्वतों की पूरी श्रृंखलाएं हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के आपको पहाड़ दिख जाएंगे, जैसे भृंग पर्वत मिल जाएगा, सुदर्शन पर्वत हो जाएगा, मात्र पर्वत, चीड़वासा पर्वत। ये सारे पर्वत ऐसे हैं जो कि मतलब आप इनको देखोगे तो ये जिस जैसे इनके नाम रखे गए हैं उसी तरीके से इनकी मतलब वो है, इनकी बनावट है, ऐसे इनके नाम नहीं रखे गए हैं। इसके अलावा एक हर्सिल है, गंगोत्री से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर। हर्सिल एक गांव पड़ता है जो गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूर यह गांव पड़ता है। लेकिन इस गांव की ख़ास बात यह है कि ये चारों तरफ, तो ये जो गांव है चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, मतलब चारों तरफ से पहाड़ हैं। और अगर आपको इस गांव में जाना है तो आपको एक पहाड़ पे पूरा चढ़ना पड़ता है, उसके बाद उतरोगे तब जाकर गांव में। तो ये एक बहुत ही अचंभ करने वाली बात है, जो हर्सिल गांव है ये किस तरीके से वहाँ बसाया गया होगा और किस सन में बसाया गया होगा, इसके बारे में अभी तक कोई तथ्य नहीं मिलता है। हालांकि वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा लोग नहीं हैं वहाँ रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाना और जन सुविधाएं बहुत सारी कम है, क्योंकि वहाँ पर ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, और उस बीच में एक छोटा सा गांव, इसके बारे में मतलब आप ये सोच लो, हर्सिल गांव, इसको देखने के लिए जो लोग जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, वो खुद ही लोग परेशान हो जाते हैं कि अचंभा हुआ कैसे है। हालांकि अब तो ये है कि सरकार काफ़ी कुछ ध्यान दे रही है, तो इनके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें सुविधाएँ अब मिल रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, एक है नंदनवन या तपोवन लगा लो, ये भी गंगोत्री से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। नंदनवन या तपोवन, तो आपने तपोवन तो कई बार आपने सुना ही होगा, तपोवन का नाम आता ही रहता है। ये आप वैसे वीडियो में देख सकते हैं, वो जो फ़ोटो आई थी मैंने बताया था आपको, नक्शा आ गया था कैसे कैसे आप ये पहुंच सकते हैं गंगोत्री धाम। नंदनवन व तपोवन, यहाँ पर अगर तपोवन जाते हैं, यहाँ पर एक पहाड़ पर्वत है जो कि बिल्कुल शिवलिंग के आकार का है, मतलब दूर से दिख जाता है, और पहाड़ बिल्कुल शिवलिंग के जैसा ही दिखता है। फिर गंगोत्री के पास एक चिरबासा नाम की जगह है। चिरबासा नाम ऐसा है कि यह एक कैंप स्पॉट है, यहाँ पर लोग ये लगा लो ट्रैकिंग के लिए आता है। यहाँ पर ऐसा है कि लोग सिर्फ मतलब ये ट्रैकिंग है, घूमना है, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपको अद्भुत जैसे जंगली भेड़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, कुछ चीर के पेड़ मिल जाएंगे। यहाँ पर एक पहाड़ है जो हनुमान टिब्बा है, एक मांडा पहाड़ है, और कैंप स्पॉट पहाड़ों के अद्भुत दर्शन के लिए फेमस है गंगोत्री चिरवासा। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से फेमस पहाड़ है, जैसे कि आप
चले जाते हो पहाड़ के, ये आप देखो गौमुख, जहाँ से माँ गंगा का पानी निकलता है, ये सामने ही देखो बर्फ़ पड़ रही है, उसके बावजूद भी पानी वहाँ से निकल रहा है कंटिन्यूस। और ये पानी बिल्कुल चिल्ड होता है, अगर आप कभी भी गए हो तो आप जाकर देख सकते हो। आप नहा नहीं सकते, इतना इतना ठंडा होता है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर स्नान तो करते ही हैं, जिनकी मान्यता होती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ, हमारे धर्म ग्रंथों में, कि जो वहाँ पर स्नान करता है उसके ज़्यादातर पाप धुल जाते हैं। इसके बाद आते हैं गंगोत्री के पास ही एक जगह पड़ती है भोजवासा। भोजवासा में ऐसा है कि वहाँ भी दो नदियों का मिलन होता है। एक नदी का नाम है जाट गंगा, दूसरी नदी है भागीरथी नदी। तो जो जाट गंगा है, वो जो मेन गंगा नदी या भागीरथी नदी लगा लो, ये जाट गंगा भी जो है एक पहाड़ से निकलती है, वो भी आकर भागीरथी में मिल जाती है। तो ये जाट गंगा और भागीरथी का एक संगम वहाँ भी बन जाता है, जिसे गंगोत्री भोजवासा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर एक घूमने की जगह है, अगर आपने सुना होगा केदारताल, एक झील है, अभी वो भी आपको दिखाई देगी, जो केदारताल झील है, काफ़ी फेमस है वहाँ पे। उत्तराखंड में अगर आप जाते हैं तो इतनी दूर अगर जाएंगे तो इन सारी जगहों पे ये है, ये आप देख सकते हैं केदारताल जो झील है, काफ़ी अच्छी। और वैसे आसानी से आप पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा ज़्यादातर समय तो बर्फ़ से ढके रहते हैं। और जून से वही है कि जून से नवंबर के बीच में आप यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि ये जो झील है, ये जो केदार ग्लेशियर है, केदार ग्लेशियर का जो पानी पिघलता है, उस पानी के पिघलते हुए से ही ये झील का निर्माण होता है। और ये मतलब सर्दी में तो बिल्कुल ये गायब हो जाता है, बिल्कुल बर्फ़ से ढक जाता है। तो ये है कि, और इस झील तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ाई करनी पड़ती है, तभी आप वहाँ पे पहुँच पाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही वो है कि मतलब ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं जंगल में। अक्षय तृतीया के बारे में मैंने बता दिया उस तो। अब यहाँ पर अगर आपको जाना है तो सिंपल सा है कि अगर आप हवाई जहाज़ से जाना चाहते हो तो पास में ही, ज़्यादा नहीं, एक ही हवाई अड्डा मिलता है यहाँ पर, जो है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, अगर आप लोगों ने जानते हैं कि जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, तो ये समझ लीजिए उत्तराखंड में स्थित है। अब मैं बात करता हूँ, अगर अब जैसे कि ऋषिकेश से अगर आपको गंगोत्री जाना हो तो वहाँ से नॉर्मल बस मिल जाती है, और 600 से 700 रुपये का किराया लगता है, 10 से 12 घंटे का समय लगता है। तो 260 किलोमीटर ऋषिकेश से पड़ता है। ये भी केदारनाथ हो गया तकरीबन 300 किलोमीटर दूर, और बद्रीनाथ पड़ता है तकरीबन 280 किलोमीटर दूर, और गंगोत्री पड़ता है 260 किलोमीटर दूर। तो ये तीनों ये लगा लो वहाँ से, ये आप आसपास में है, ठीक है। एक और जगह पड़ती है गंगोत्री के पास ही, ये पड़ता है दयाल बुगाल। ये घूमने की जगह काफ़ी अच्छी। यहाँ भी ऐसा ही है कि मतलब यहाँ पर पहाड़ तो हैं ही चारों तरफ, इसके अलावा जो ये यहाँ पर जो पेड़ हैं, पेड़ हैं, इनकी जो प्रजातियाँ हैं तरह तरह की, आप मतलब एक ही जगह आपको दयाल बुगाल में चले जाओगे, वहाँ पर ऐसे ऐसे पेड़ आपको देखने को मिले जो पेड़ आपने कभी देखा ही नहीं होगा अपने अभी तक। और कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती हैं कि आप उनको देखोगे तभी आप समझोगे, क्योंकि जंगलों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जो हमने कभी भी नहीं देखा होता। या फिर अगर बात कर लो तो समुद्र के अंदर भी हमें पता ही नहीं उसके अंदर में क्या है, अभी तक वैज्ञानिक खोज ही करते रहते हैं। सेम सिचुएशन है, किसी भी जंगल में आप चले जाते हो तो वहाँ भी आपको ये नहीं पता होता कि आपको क्या देखने को मिल जाएगा। तो वहीं यही है सेम दयाल बुगाल में भी, आप अगर आप जाते हो तो ये सारी जगह जो है जो मैं बता रहा हूँ, ये इन सारी जगह पर जाओ। अगर आप खासकर अगर आप गंगोत्री जा रहे हो या गौमुख घूमने जा रहे हो, तो माँ गंगा के या गौमुख के दर्शन करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो ये सारी जगह काफ़ी अच्छी घूमने की हैं। और ये सारी जगह नेचुरल कैंप स्पॉट हैं। यहाँ पर जाना अगर आप जाते हो तो ये लगा लो कि मतलब आपको जाने का ही है, बाकी आप वहाँ पर जाने के बाद आपको ये लगेगा हाँ कहीं पर आप घूम के आए हो। एक रहस्य की बात मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो जहाँ से गौमुख जो गंगा माँ का मतलब उद्गम स्थल है, जो पानी निकल रहा होता है, इतना स्पीड से पानी निकल रहा होता है और धरती के नीचे से पानी निकल रहा होता है। लेकिन पानी आता कहाँ से है, क्योंकि 5,000 मीटर जो कि मतलब इतना ऊंचा पहाड़ है, वहाँ से एक ऐसी जगह है उसके अंदर से पानी निकल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, जो गौमुख है, गौमुख
अपनी जगह से हमेशा खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। ये वैज्ञानिक कई बार कह चुके हैं कि ये जो अपनी जगह पे अगर आप आज गए हो तो गौमुख कहीं और पे है, लेकिन अगली बार अगर आप जाते हो तो गौमुख थोड़ा सा पीछे खिसक चुका है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है, यह एक रहस्य बना हुआ है अभी तक कि गौमुख खिसकता हुआ क्यों जा रहा है, या ज़मीन खिसक रही है वहाँ की, या क्या है नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है नहीं पता। इसके अलावा आप ये पहाड़ आपने देखा ही होगा, और माता माता गंगा का अगर उद्गम स्थल की बात करें तो आपको पता है कि माता गंगा जो है श्री भगवान विष्णु जी हैं, उनके उनके पैरों से निकलते हुए स्वर्ग के द्वार से होते हुए, तो जो ये पानी जैसे ज़मीन के अंदर से निकलता है, तो ऐसा मानते हैं भगवान श्री कृष्ण के पैरों से होते हुए स्वर्गलोक, क्योंकि ये जो जगह है बिल्कुल ढका हुआ है, जगह जो ढकी हुई है उसके अंदर से पानी निकल रहा है, तो ऐसा मानना है कि जो पानी निकल, क्योंकि अब ये नहीं पता है कि पानी का स्रोत क्या है, पानी आ कहाँ से रहा है इतना ज़्यादा। अब एक ऐसी जगह बनी हुई है गौमुख, आपने देख लिया, ग्लेशियर तो है ही, ग्लेशियर से लेकिन इतना पानी कैसे आ सकता है। बाकी ये है कि जो वो जगह बनी हुई है